So in this lecture we will study about adrenergic drugs and adrenergic drugs के अंदर previous 2 lectures के अंदर हमने कैटेकोलामीन्स के बारे में कवर कर लिया, हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने एफेड्रीन के बारे में नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर जो ड्रग आती थी एफेड्रीन पढ़ ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज एम्फेटामिन। अब जो एम्फेटामिन ड्रग है, एम्फेटामिन वन ऑफ द मेजर जो हमारे पास अब्यूज ड्रग्स है उसके अंदर आती है। जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूजफुल है, लेकिन फर्क क्या है, हमारे पास जो एम्फेटामिन है इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली हमारे पास एम्फेटामिन ड्रग हमारे पास साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करती है, इसीलिए हमारे पास जो ड्रग अब्यूज होता है एम्फेटामिन का वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो अब एम्फेटामिन ड्रग है, एम्फेटामिन हमारे पास एक नॉन कैटेकोलामीन ड्रग है, सिंथेटिक एनालॉग है हमारे पास। इसका जो इफेक्ट है वो एफेड्रीन के हमारे पास सिमिलर है, द ड्रग इज सिमिलर टू एफेड्रीन। अब हमारे पास जो एम्फेटामिन ड्रग है वो हमारे पास वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो इसकी डिफरेंट है एफेड्रीन से वो ये है कि एफेड्रीन जो हमारे पास एम्फेटामिन ड्रग है वो टैकीफाइलैक्सिस कॉज करती है, यानी कि हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है ऑन रिपीटेड यूज। अगर हम रिपीटेडली एम्फेटामिन को यूज़ करेंगे तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास एम्फेटामिन के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एम्फेटामिन जो है वो हमारे पास मोस्टली जो इसका लार्जर अमाउंट ऑफ जो इसका इफेक्ट है वो हमारे पास कैसे आता है, इट इनडायरेक्टली acts by increasing the concentration of noradrenaline in the system via acting on the central nerve terminals. So जो हमारे पास central nerve terminals होते हैं उसके ऊपर एम्फेटामिन ड्रग जो है वो एक्ट करती है, और जब उन सेंट्रल नर्व टर्मिनल्स के ऊपर एम्फेटामिन एक्ट करती है तो वो क्या करवाती है, हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करवा देती है। और हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन की वजह से जितने भी एक्शंस हमने एड्रेनालिन की वजह से पढ़े वो सिमिलर एक्शंस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एम्फेटामिन ड्रग है नॉरएड्रेनालिन को तो इंक्रीज करवाती है, डोपामीन और सेरोटोनिन के लेवल के ऊपर भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास एम्फेटामिन के वेरिएड जो बहुत ज़्यादा हमारे पास वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स आते हैं। अब क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले एम्फेटामिन जो ड्रग है वो हमारे पास CNS स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करती है। अब हमारे पास एम्फेटामिन जो ड्रग है वो हमारे पास डोपामीन भी इंक्रीज करा रही है, नॉरएड्रेनालिन भी इंक्रीज करा रही है, सेरोटोनिन भी इंक्रीज करवा रही है। इसकी वजह से हमारे पास जो हमारा ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ब्रेन के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास जो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन और अटेंशन इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास यूफोरिया कंडीशन आती है, हमारा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो इंक्रीज हो जाती है। So what it does is, amphetamine, it increases the mental and physical activity, it increases the concentration, it increases the mental alertness, it maintains a euphoric state, it increases the capacity to work, और उसके अलावा हमारे पास ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी हमारे पास एम्फेटामिन के यूज से इंक्रीज हो जाता है। अभी ये सारे एक्शंस की वजह से वन ऑफ द डिजायरेबल ड्रग्स है एम्फेटामिन, लेकिन बहुत जल्दी क्या करती है ये अब्यूज हमारे पास आ जाता है और टॉलरेंस आ जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ एम्फेटामिन। उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करती है। उसके अलावा हमारे पास क्या करती है एम्फेटामिन, जो एपेटाइट होती है उसको सप्रेस कर देती है। अब जो हमारे पास जो हंगर होती है हमारे पास उसको डिक्रीज कर देती है। उसके अलावा हमारे पास एम्फेटामिन का वीक एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी आता है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास एम्फेटामिन की वजह से रेस्टलेसनेस कॉज होता है, ट्रेमर्स कॉज होते हैं, इंसोम्निया कॉज होता है, पाल्पिटेशन, एंजाइटी, कन्वर्जन्स, ट्रेमर्स जैसे हमारे पास कंडीशंस आती हैं।
हेल्यूसिनेशंस होती हैं। अब जो एम्फेटामिन ड्रग है, एम्फेटामिन ड्रग की अगर हमने अभी पढ़ा कि इसकी टॉलरेंस आ जाती है। अब एम्फेटामिन ड्रग आप इनिशियली ले रहे हो तो आप क्या होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन विद द टाइम बीइंग हमारे पास अगर आप लगा लो 100 mg की ड्रग ले रहे हो तो आपको वो 100 mg पहले तो अलर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपका जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको 200 mg, 300 mg, 400 mg ऐसे अपनी डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसकी जो एम्फेटामिन की टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे पास हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फ्लशिंग, एंजाइना जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं। सो अब टॉक्सिसिटी को, जो एम्फेटामिन की टॉक्सिसिटी है उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास एसिडिफिकेशन की जाती है यूरिन की अमोनियम क्लोराइड को यूज करके, ताकि हमारे पास जो एम्फेटामिन है उसकी क्या हो सके, एक्सक्रीशन करवा सके। सेकेंडली हमारे पास सिडेटिव्स और अल्फा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि हमारे पास जो इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस ऐसे हमारे पास टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स आ रहे थे उसको डिक्रीज किया जा सके। और उसके अलावा हमारे पास जो सिम्टोमेटिक हमारे पास रिलीफ होता है वो किया जाता है, हमारे पास डायलिसिस किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एम्फेटामिन कॉजेस toxicity, and its toxicity results in nausea, vomiting, diarrhea and flushing and angina. So to cure the treatment of toxicity is done with the help of, first of all, the acidification of urine with the help of ammonium chloride. Apart from that, sedatives and alpha blockers are given to provide the symptomatic relief. और उसके अलावा thirdly what is done is the dialysis is performed to excrete the amphetamine. So अब जो ये एम्फेटामिन ड्रग है, एम्फेटामिन ड्रग्स के हमारे पास जो CNS स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट और सप्रेशन ऑफ एपेटाइट जैसे इफेक्ट्स हैं, उसके वजह से हमारे पास ये यूज कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन होती है ADHD, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जिन पेशेंट्स को ADHD होता है वो पेशेंट्स हमारे पास कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सो ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर है हमारे पास ADHD क्या होता है हमारे पास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे, जिनके अंदर हमारे पास अटेंशन डिसऑर्डर होता है। उनका जो अटेंशन स्पैन होता है किसी एक चीज़ के लिए वो बहुत कम होता है, और हमारे पास वो वैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। सो इसकी वजह से हमारे पास क्या किया जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एम्फेटामिन ड्रग दी जाती है ताकि हम अटेंशन स्पैन जो है वो पेशेंट का इंक्रीज करवा सके, और उसके अलावा हमारे पास जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है उसको थोड़ा डिक्रीज करवा सके, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम वापस क्लास के अंदर ला सके, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर वो हमारे पास इम्प्रूव हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेटामिन ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD डिसऑर्डर। अब ADHD क्या होता है हमारे पास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसके अंदर हमारे पास जो पेशेंट है वो क्या होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है, और वो एग्रेसिव रहता है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हमारे पास रहता है। हम जनरली ADHD हमारे पास चिल्ड्रन के केस में होता है। सो what happens is with the use of amphetamine the attention span increases, the hyperactivity decreases, and what happens is the concentration of the patient increases. उसके अलावा हमारे पास नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एम्फेटामिन यूज की जाती है। हमने एम्फेट्रिन के केस में पढ़ा था नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी में क्या होता है, हमारे पास किसी पेशेंट को हमारे पास इररेसिस्टिबली बहुत ज़्यादा, किसी को हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर है, सो हमारे पास क्या होगा, क्या यूज किया जाएगा, एम्फेटामिन यूज किया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास
ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, जो हमारे पास मोटापे की ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर एम्फेटामिन ड्रग यूज़ की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एम्फेटामिन ड्रग है वो हंगर को डिक्रीज करती है और उसके अलावा हमारे पास एपेटाइट को सप्रेस करती है। सो टू सप्रेस द एपेटाइट एंड टू डिक्रीज द हंगर व्हाट इज यूजेस एम्फेटामिन। लेकिन इसकी जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आती है और ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, इसकी वजह से हमारे पास एम्फेटामिन यूज़ नहीं की जाती। लेकिन हमारे पास अगर कोई हमारे पास सिवियरली हमारे पास ओबीज पेशेंट है तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एम्फेटामिन ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा हमारे पास माइनर जो एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट्स हैं एम्फेटामिन के, उसकी वजह से हमारे पास एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या फिर एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास एम्फेटामिन यूज़ की जाती है। अब विद दिस हमारे पास जो हमारे एजेंट्स हैं, जो नॉन कैटेकोलामीन एजेंट्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमने अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, केमिकल नेचर के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर, जो हमने अभी कवर करी है। नेक्स्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, डायरेक्टली एक्टिंग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग है, हमारे पास कैसे वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। थर्डली हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थेराप्यूटिक एक्शन। अब हमारे पास जो हमारी ड्रग है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, सिलेक्टिवली कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला जो एजेंट है, जो हमारे पास सबसे पहली क्लास है, दैट इज वेसोप्रेसर्स। अब वेसोप्रेसर्स क्या होते हैं? वेसोप्रेसर्स हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं। अब अल्फा 1 एगोनिस्ट, इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन, मिटरबिनॉल, उसके अलावा मीफेंटरमीन, फिनाइलेफ्रीन जैसी ड्रग्स आती हैं। अब अल्फा 1 एगोनिस्ट को हमारे पास अगर हमारे अल्फा 1 एगोनिस्ट है तो हमारे पास क्या करेंगे, ये जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं बाय एक्टिवेटिंग द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। और जो वेसोप्रेसर्स एजेंट्स हैं वो हमारे पास इनका मेन एक्शन क्या होता है? वेसोप्रेसर एजेंट्स हमारे पास यूज किए जाते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने के लिए। तो हमारे पास ब्लड प्रेशर को वेसोप्रेसर्स, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे तो जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके, और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? नॉरएड्रेनालिन, मीफेंटरमीन और फिनाइलेफ्रीन। अब जो हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स होते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास कार्डियक शॉक में चला जाए या फिर न्यूरो शॉक में चला जाए, तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर हमारे पास इस शॉक की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है? वेसोप्रेसर दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर को वापस इंक्रीज करवाने के लिए। एजेंट्स कौन से हैं हमारे पास वेसोप्रेसर्स के अंदर? नॉरएड्रेनालिन, मीफेंटरमीन and phenylephrine. So what are vasopressors? Vasopressors are the agents which constrict the blood vessels and in turn increase the blood pressure. तो हमारे पास जो blood vessels को constrict करेंगे और blood pressure को increase करेंगे, उन agents को हम क्या कहेंगे? vasopressors. अब vasopressors होते क्या है हमारे पास? अल्फा 1 के एगोनिस्ट होते हैं। ये agents हमारे पास यूज कहाँ पे किए जाते हैं? जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाता है न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से या फिर कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास वेसोप्रेसर्स यूज किए जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो एजेंट है, हमारे पास जो क्लास है दैट इज कार्डियक स्टिमुलेंट्स। सो कार्डियक स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं? हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो जिन कंडीशंस के अंदर हमारे पास जैसे हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एड्रेनालिन, डोपामीन और डोपेक्सामीन ड्रग आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट्स।
जो ड्रग्स हमारे पास ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं वो हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट्स के अंदर आती है। उसके अंदर आती है हमारे पास एम्फेटामिन और डेक्सामेथासोन। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स क्लास है। अब ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे, हमारे पास जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनको डायलेट करेंगे। अब ब्रोंकियोल्स हमारे पास लंग का पार्ट है, तो हमारे पास कहाँ पे यूज किए जाएंगे ब्रोंकोडायलेटर्स, जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स है उसके अंदर हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स यूज किए जाएंगे। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है हमारे पास, एड्रेनालिन, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज नेजल डीकंजेस्टेंट्स। अब नेजल डीकंजेस्टेंट्स का क्या काम होता है, द एजेंट्स which alleviate the symptoms of nasal congestion। जो एजेंट्स हमारे पास नेजल कंजेशन को ठीक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट्स। अब नेजल डीकंजेस्टेंट्स के अंदर हमारे पास एफेड्रीन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन जैसी ड्रग्स आती हैं। ये जो ड्रग्स हैं आपके पास ये नेजल स्प्रे के फॉर्म के अंदर आती हैं। तो जो हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग्स हैं ये भी हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग्स हैं। जो हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट कैसे वर्क करती है हमारे पास, अब अल्फा 1 एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो जब हमारे पास जो नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग्स हैं वो हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगी तो हमारे पास क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी हमारी जो वेसल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम है म्यूकोजा का वो डिक्रीज हो जाएगा। और सेकेंडली हमारे पास जो नेजल सिक्रीशन होती है वो भी हमारे पास ये जो ड्रग्स है वो डिक्रीज करवा देती है। और ये हमारे पास डिक्रीज होने की वजह से जब हमारे पास जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन है, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो नेजल एयरवे में पहले हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही थी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस वो हमारे पास कम हो जाती है और जो एयरवे है वो हमारे पास स्मूथली वर्क करने स्टार्ट हो जाता है। और अब हमारे पास जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं वो यूज कहाँ पे किए जाते हैं, हमारे पास जो राइनाइटिस डिसीज है जिसके अंदर हमारे पास नेजल कंजेशन हो जाती है, जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास पोलन एलर्जी होती है, एयर से या डस्ट से एलर्जी होती है, उनके अंदर हमारे पास जो नेजल पाथवे होता है वो स्वेल कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स यूज किए जाते हैं। अब जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं इनके कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम नेजल डीकंजेस्टेंट्स को ओरली देते हैं तब हमारे पास जैसे कि इफेड्रीन है या फिर सूडोइफेड्रीन है तो वो हमारे पास इंसोम्निया, ट्रेमर्स और इरिटेबिलिटी जैसे हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। अगर टॉपिकली कॉज करें तो हमारे पास नेजल इरिटेशन कॉज करते हैं। और अगर इन नेजल डीकंजेस्टेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें तब हमारे पास जो नेजल म्यूकोजा है उसकी एट्रोफी हो जाती है। हमारे पास जो टोन है नेजल म्यूकोजा के अंदर वो लूज कर जाता है। और उसके अलावा हमारे पास रिकंजेशन हो जाती है, मतलब इनिशियली अगर आप ड्रग को हमारे पास इंजेस्ट कर रहे हो तब इनिशियली तो हमारे पास रिकंजेशन हो जाएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर रिकंजेशन हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास टॉलरेंस आ जाती है। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स नहीं यूज किए, हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देते हैं। सो एलर्जिक केसेस में और जिन पेशेंट्स के अंदर जो यूसेशन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं और राइनाइटिस के केस में हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ अल्फा 2 एगोनिस्ट एजेंट्स हैं जो कि जैसे कि क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज एपेटाइट सप्रेसेंट्स। अब जो एपेटाइट सप्रेसेंट्स है ये हमारे पास इसके अंदर फेनफ्लुरामीन ड्रग है जो हमारे पास सिवियरली बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स हैं उनके अंदर एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए हमारे पास एपेटाइट सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। उसके अंदर हमारे पास आइसोसब्स्प्रीन, रिटोर्ट्रीन और साल्ब्यूटामोल ड्रग आती है। ये हमारे पास क्या करती है, अब यूटेराइन रिलैक्सेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास जो यूट्रस के मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे। अब यूट्रस के मसल्स को हम क्यों रिलैक्स करवाएंगे, प्री मैच्योर जो बर्थ होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास यूटेराइन रिलैक्सेंट्स यूज किए जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कौन से ड्रग्स हैं, सैल्ब्यूटामोल, राइटोट्रीन और आइसोसब्स्प्रीन। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन जैसी ड्रग्स आती हैं। अब ये जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं ये हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज किए जाते हैं और यूटेराइन रिलैक्सेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि मसल ट्रेमर्स, अरिथमिया और पाल्पिटेशंस कॉज करता है। आइसोसब्स्प्रीन हमारे पास वन ऑफ द मेन एजेंट्स है जो कि प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर अबॉर्शन का थ्रेट है तो हमारे पास आइसोसब्स्प्रीन ड्रग यूज की जाती है। उसके अलावा डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास आइसोसब्स्प्रीन ड्रग यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्लास ऑफ एजेंट्स है वो आता है हमारे पास कैटेकोलामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स। कैटेकोल रीअपटेक इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास आता है एटोमोक्सिटीन और रिबॉक्सिटीन। अब ये दोनों जो एजेंट्स है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारा जो कैटेकोलामीन्स हैं जो कि नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन ड्रग है, ये तीनों जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो या तो हमारे पास कॉम्ट की वजह से होती है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, या फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होती है। लेकिन मेजरली जो हमारे पास कैटेकोलामीन्स है वो हमारे पास रीअपटेक कर लिए जाते हैं नर्व टर्मिनल्स के थ्रू वापस। अब जब हमारे पास नर्व टर्मिनल्स के थ्रू वापस रीअपटेक हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन है वो हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहे और हमारे पास स्टिमुलेशन होती रहे रिसेप्टर्स की, तो हमारे पास कैटेकोलामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास एटोमोक्सिटीन और रिबॉक्सिटीन है। इसके अलावा जो डिलॉक्सिटीन ड्रग है वो हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामीन का रीअपटेक भी इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या किया जाता है, डिलॉक्सिटीन जो ड्रग है वो हमारे पास कैटेकोल हमारे पास रीअपटेक इनहिबिटर्स के अंदर आती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के अंदर भी डिलॉक्सिटीन यूज की जाती है। सो विद दिस आपके जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।